तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, यानी कि कराधान का परिचय। सबसे पहले कोई भी टैक्स सीखने से पहले, जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, उससे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि टैक्स का मीनिंग क्या होता है, यानी कि टैक्स क्या होता है। तो इस फर्स्ट चैप्टर में हम यही कवर करने वाले हैं कि हमारा टैक्स क्या होता है। साथ ही और भी जो टॉपिक्स हैं वो भी देखेंगे हम कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें चेक देखेंगे हम कि टैक्स क्या होता है, सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा। उसके बाद में देखेंगे कि टैक्स हम पर कब लायबल होता है और टैक्स लगाने का अधिकार किसे है। साथ ही देखेंगे टैक्स कितने प्रकार का होता है, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन हमारे क्या क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज टैक्स, यानी कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो क्या होता है कि ऐसी सर्विसेज जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, उसके बदले में जो हम अमाउंट गवर्नमेंट को पे करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, टैक्स कहलाता है। यानी कि द मनी डेट यू हैव पे टू द गवर्नमेंट डेट कैन आई प्रोवाइड द पब्लिक सर्विसेज, यानी कुछ ऐसी सर्विसेज जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, उसके बदले में हम उन्हें अमाउंट पे करते हैं। और वो टैक्स अलग अलग तरीके से हो सकता है हमारा। और वो एग्जांपल्स क्या हैं कि क्या क्या सर्विसेज हमें गवर्नमेंट देती है, जैसे कि मिलिट्री बेस, एजुकेशन, हेल्थ या डिफेंस जैसी सर्विसेज हो सकती हैं। और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिसके बदले में हम टैक्स पे करते हैं। साथ ही एक डेफिनेशन और आती है, या कहें तो मीनिंग आता है टैक्स का, कि वो क्या होता है, जैसे कि ए टैक्स फ्रॉम लैटिन वर्ड टैक्सो, यानी कि टैक्स वर्ड जो कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा के टैक्सो से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, कंपल्सरी चार्ज अंडर एन एक्ट। अब बात करते हैं कि अंडर एन एक्ट क्या मतलब है। ये कंपल्सरी चार्ज होता है किसी भी कंट्री में, हर आप किसी वर्ड में चले जाइए वहाँ पर टैक्स जरूर कलेक्ट होगा। लेकिन अब बात करते हैं एन एक्ट की, यानी कि एक्ट के अनुसार वो टैक्स होना चाहिए, तभी वो लायबल होता है। अब ऐसा कहाँ लिखा है। साथ ही हम बात करेंगे इंडिया में, कि इंडिया में हमारे ऊपर कोई भी टैक्स लगा सकता है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी हमसे कलेक्ट कर सकता है, नहीं। उसके लिए हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है। अब वो कहाँ लिखा है, तो हम आते हैं अपने संविधान के आर्टिकल 265 पर। 265 हमें ये परमिशन देता है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि किसी भी अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती जब तक कि उस मैटर पे स्पेसिफिक एक्ट पास ना हुआ हो, यानी कोई लॉ ना बना हुआ हो। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। साथ ही अब बात ये आती है कि गवर्नमेंट को ही क्यों अधिकार है, या किस किस को अधिकार हो सकता है कि वो टैक्स का एक्ट बना सके या कोई भी एक्ट पास कर सके अपनी एक स्पेसिफिक कंट्री में। ये बात कहाँ लिखी है। जब हम बात करते हैं संविधान की, तो ये जवाब भी हमें कहाँ से मिलेगा, संविधान से मिलेगा। कि संविधान परमिशन देता है, यस, संविधान परमिशन देता है। वो परमिशन कहाँ से मिलती है, तो उसके लिए जैसे कि हम एक्ट की बात कर रहे थे, तो वो कौन से एक्ट हो सकते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो 1961 हमारे यहाँ है। सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया 2017। हर एक्ट के साथ में उसकी सन लिखी होती है, यानी कि एक्ट पास कब हुआ वो डेट लिखी होती है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने ये कैसे पास की। ठीक, जब हम आते हैं आर्टिकल 246 पे, तो 246 क्या कहता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट स्टेट, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे अधिकार किसे बनाने का, पार्लियामेंट और स्टेट का, स्टेट असेंबली का। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जाता कि गवर्नमेंट को लॉ बनाने का अधिकार है, यहाँ पे क्या कहता है, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को अधिकार होता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाने का। अब वहाँ पे जो भी प्रिवेल करेगा वही लॉ बना सकता है। अब ये लॉ कहाँ तक बन सकते हैं और किस किस मैटर पे ये दोनों बना सकते हैं लॉ को, वो हम देखेंगे। उसके बाद जब हम जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास, यानी कि अपने संविधान को खोल के देखते हैं, तो वहाँ पर क्या है, एक 7 नंबर शेड्यूल है जिसके अंदर 3 लिस्ट दी है। वो तीनों लिस्ट हमें ये बताती हैं कि किस किस मैटर पर ये दोनों लॉ बना सकते हैं। यानी कि पार्लियामेंट किस मैटर पर लॉ बना सकती है और स्टेट असेंबली किस मैटर पे लॉ बना सकती है। क्या दोनों एक ही सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना सकते हैं या नहीं बना सकते, और इन दोनों में क्या ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों के मतभेद हो जाएं तो फिर कौन लॉ बनाएगा या कौन सबसे आगे प्रिवेल करेगा। ये सारी बातें कहाँ लिखी है, शेड्यूल 7 में अंडर 3 लिस्ट, यानी कि 3 लिस्ट में हमारी ये सारी बातें लिखी हुई हैं। चलिए वो 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं देखते हैं। वो तीनों लिस्ट हमारी कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट लिस्ट में हमारे वो सारे मैटर लिखे हुए हैं जिस पर पार्लियामेंट लॉ बनाती है, यानी कि यूनियन या सेंट्रल जिसे हम कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट में है वो लॉ बनाती है। और सेकंड लिस्ट में हमारी स्टेट असेंबली लॉ बनाती है। और साथ ही जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट आती है, लिस्ट नंबर 3, इसके अंदर जो सारे मैटर लिखे हुए हैं इस पर पार्लियामेंट स्टेट दोनों लॉ बना सकती हैं।
यानी कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में जो मैटर हैं यहाँ पे क्रॉस नहीं हो सकते कभी भी। यानी कि ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट स्टेट असेंबली वाली लिस्ट से कोई भी सब्जेक्ट मैटर को उठा के लॉ बना दे, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अगर स्टेट थर्ड की बात करें तो कुछ सब्जेक्ट मैटर ऐसे हैं इन दोनों पर ही लॉ बना सकते हैं। साथ ही अब इन दोनों में प्रिवेल कौन करेगा, यानी कि अगर इनके मतभेद हो जाएं तो कौन करेगा। यहाँ पर आप सीधी बात जानते हैं कि पार्लियामेंट ही प्रिवेल करेगी। अगर स्टेट नहीं मानता है किसी भी एक्ट को पास करने के लिए, तब ही पार्लियामेंट का ही लॉ पास होगा, यानी कि स्टेट उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन बात ये आती है कि अगर कोई सब्जेक्ट मैटर इन तीनों लिस्ट में ही कवर ना हो, तब ये पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली कैसे लॉ बनाएंगे। उसके लिए भी हमारा संविधान एक आर्टिकल है हमारा, अगर हम उस आर्टिकल पे जाते हैं और वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर परमिशन किसे मिलती है। आर्टिकल 248 रेसिडुअरी आर्टिकल जो है हमारा, ये परमिशन देता है कि अगर आपको इन तीनों लिस्ट में किसी में भी सब्जेक्ट मैटर कवर ना हो तो पार्लियामेंट उस नए सब्जेक्ट को क्रिएट कर उस पर लॉ बना सकती है, यानी कि स्टेट असेंबली नहीं बना सकती। रेसिडुअरी आर्टिकल से पार्लियामेंट को ये अधिकार मिल जाता है। साथ ही दोस्तों ये समझें कि अभी हम किसी टैक्स को बनाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी एक्ट को पास करने की किसी भी मैटर पर, ठीक। तो यहाँ पे जीएसटी की बात नहीं हो रही कि जीएसटी कहाँ से आया या इनकम टैक्स कहाँ से आया, ये सारी बातें हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे कि वो कहाँ से हमारे आ रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप ऑफ टैक्स। टाइप ऑफ टैक्सेस यानी कि हमारे टैक्स कितने प्रकार के हमसे कलेक्ट किया जाता है। हमारे इंडिया में टैक्स हमसे 2 प्रकार से कलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि कुछ टैक्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमसे लिए जाते हैं, कुछ टैक्स ऐसे इनडायरेक्टली लिए जाते हैं। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि हम नहीं पे करते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट को पे टैक्स करते ज़रूर है, ठीक। सबसे पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि इनकम टैक्स हो सकता है आपका गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंडर, और यहाँ पर जीएसटी एंड कस्टम हो सकता है। सबसे पहले मीनिंग समझेंगे कि हमारे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि टैक्स की डायरेक्ट टैक्स की हमारी डेफिनेशन होती क्या है। लेवी ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स सेम पर्सन। बहुत शॉर्ट में मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर, आप समझें कि अगर लेवी का मतलब क्या है और बर्डन का, पहले अलग अलग मीनिंग समझेंगे, उससे हमें क्लैरिटी मिल पाएगी कि आखिर डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। तो लेवी यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी काम को आप एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर किसी काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी जाए कि आपको ये काम करना है और आप उसको खुद से ही करके देते हैं, यानी कि किसी कंपनी के एम्प्लॉय को कोई वर्क दे दिया गया और वो उसको 4-6 घंटे कंप्लीट करने के बाद आपको वापस से दे देता है कि ये काम कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी थी और वो काम भी आपने ही फिनिश किया। तो लेवी भी आप पर था और बर्डन भी आप पर ही पड़ा, क्योंकि मेहनत भी उस पर आपने ही की। तो ये होता है एक तरीके से कि अगर टैक्स पेड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, आपकी है, यानी कि सेम पर्सन की, और उसको जेब पर उस पर जो अमाउंट निकल के जा रहा है वो आपके ऊपर ही उसका बर्डन पड़ता है, यानी कि आप खुद की ही पॉकेट से उसको पे कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है, हमारा डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स होता है एक डायरेक्ट टैक्स, यानी कि एक एग्जम्पशन लिमिट के पार होने के बाद वो टैक्स हमें ही लायबल होता है और हमें ही गवर्नमेंट को सीधा पे करते हैं, ठीक। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जब मतलब समझेंगे तब हमें डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा हम समझते हैं कि इसमें डिपार्टमेंट कौन सा होता है हमारा, जो हमसे ये सारे काम करता है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट कौन सा है, CBDT हम शॉर्ट में बोलते हैं इसे, फुल नेम हमारा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो हमारे इंडिया में एक ही अथॉरिटी है जो डायरेक्ट टैक्स का हिसाब किताब रखती है और हमसे कलेक्ट करती है। इसका टैक्स का जो रेवेन्यू है यानी कि पेमेंट है जो किसको जाता है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इनरोल नहीं होता है, ये आपको बहुत समझना है ज़रूरी, ठीक। अभी हम इनडायरेक्ट का मतलब समझेंगे तब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा लेवी एंड बर्डन वाला जो मीनिंग है। चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है यहाँ पर लेवी ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स डिफरेंट पर्सन, यानी कि ऐसे 2 पर्सन हैं जो अलग अलग हैं। यानी कि लेवी की अगर मैं बात करूँ तो लेवी जो है ना, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी और की होती है इसके अंदर और बर्डन किसी और की जेब पे पड़ता है। यानी कि अगर किसी कंपनी का कोई मैनेजर है, उसके मालिक ने मैनेजर से कहा कि आपको इतनी सेल्स को कवर करना है इतने टाइम में, लेकिन वो क्या करता है, छोटे छोटे जो सेल्समैन होते हैं उनसे उस काम को कंप्लीटली कराता है किसी एक टाइम पीरियड में। तो हुआ क्या कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, मैनेजर की थी, आप यहाँ समझें। लेकिन उसको कंप्लीट किसने किया, अदर एम्प्लॉयज़ ने करा, यानी कि छोटे सेल्समैन थे उन्होंने किया। तो बर्डन किसी और पे पड़ा और
लेवी किसी और पर था। इसी तरीके से ये टैक्स जो होता है ना, ये किसी और से लिया जाता है, यानी कि जो बड़े व्यापारी होते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एग्जांपल लेंगे कि इसमें जो माल बेचते हैं जो बड़े व्यापारी होते हैं, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये गवर्नमेंट को जाके टैक्स पे करें। बट यहाँ पर जेब पे इसके फर्क पड़ता है, जेब पे फर्क पड़ता है कस्टमर की पे, यानी कि जो कंज्यूमर होता है उसकी पे से। तो ये लोग क्या करते हैं, जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में समझेंगे कि इसमें कितनी कड़ियाँ जुड़ी होती है और किस हिसाब से टैक्स को दूसरी तरफ ले जाया जाता है। तो यहाँ पर कंज्यूमर से यानी कस्टमर से, लास्ट पर्सन से टैक्स को कलेक्ट किया जाता है और एक व्यापारी फिर गवर्नमेंट को देता है। तो यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है और बर्डन किसी और के पर पड़ता है। इसी तरीके से आपका कस्टम टैक्स जो होता है वो भी इसी पे कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, गुड्स पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते समय। और इसका जो पेमेंट होता है, इसका पेमेंट आपको सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट ले सकते हैं आपसे। और साथ ही बात करें कि इसका डिपार्टमेंट कौन सा होता है इनडायरेक्ट टैक्स का, तो सीबीआईसी डिपार्टमेंट होता है। कौन सा? सीबीआईसी, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीबीआईसी, यानी कि सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के नाम से आपका एक डिपार्टमेंट है। यानी कि ये दोनों डिपार्टमेंट ही अलग अलग काम करते हैं, ठीक। और उनका रेवेन्यू इनडायरेक्ट का किस पे जाता है, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों पे जाता है, और डायरेक्ट टैक्स का किस पे जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर जाता है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी इन दोनों की डेफिनेशंस। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, यानी कि हमारे जो टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे दो प्रिंसिपल ही पूरे इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे होल वर्ल्ड में दो ही प्रिंसिपल टैक्सेशन के काम करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर दो जो टैक्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं वो हैं डेस्टिनेशन प्रिंसिपल एंड ओरिजिन प्रिंसिपल। सिंपल लैंग्वेज में मैंने बिल्कुल रखा है कि वह देश या राज्य जहाँ माल की खपत होती है, टैक्स बेनिफिट उसी देश या राज्य को मिलता है। अभी हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे कि हमारे इंडिया में कौन सा डेस्टिनेशन अपनाया जाता है, यानी कौन सा प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। यहाँ हम बात केवल अभी समझ नहीं कर रहे हैं कि इन दोनों के मीनिंग क्या है। तो ओरिजिन में क्या होता है, वह देश या वह राज्य जहाँ उत्पत्ति होती है किसी भी माल की या सर्विस की, टैक्स बेनिफिट उस राज्य को मिलता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेवेन्यू की। जो रेवेन्यू होता है, टैक्स कलेक्शन का जो रेवेन्यू होता है वो किसको जाएगा? तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि जहाँ पर खपत हो रही है, यानी कि यहाँ कंजम्पशन की बात हो रही है, यानी किसी एक जगह से, मान लीजिए किसी एक जगह से दूसरी जगह जहाँ माल खरीदा जा रहा है, उस राज्य या उस देश को बेनिफिट होगा, यानी कि वो कलेक्शन कहाँ पे जाएगा, वो टैक्स जाएगा उस राज्य को। लेकिन ओरिजिन प्रिंसिपल अगर हम फॉलो करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जहां पर वो बनाया जा रहा है, यानी कि यहाँ से परचेज किया जाता है, यहाँ से वो डेस्टिनेशन होकर दूसरी जगह पर जाता है, वहां पर उस गवर्नमेंट या उस राज्य को इसका बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिटेल में कवर किया कि एक्ट कैसे बनता है और साथ में टैक्स क्या होता है और टैक्स के आपके टाइप्स क्या क्या हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पर क्या कवर किया कि प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी वेरी मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।